ठंडी में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति लगभग 55 साल के हैं, उनको एक्सीडेंट के दौरान जो है अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जिस गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हुई है, जिस गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चलाने वाला एक 15 साल का बच्चा है। और उसकी आइडेंटिटी जो है हमारे एक बड़े फ़ाज़िल दोस्त हैं, डोगरा जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा जो है उनका नाम, उनके फ़ादर साहब का नाम, वो किस रैंक पे हैं, सारा उसमें डिस्क्लोज़ किया गया है। क्या आपको लगता है कि जुनैल जो जस्टिस बोर्ड है, क्या वो इस पे संज्ञान लेगा? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पे संज्ञान लेगी? क्या संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम बाकी मामलात की बात करेंगे तो हमारी एजेंसीज़, पुलिस काफ़ी सक्रिय रहती है। तो क्या इस मामले में भी कुछ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए डेंग साहब, मैं इस इंसिडेंट से वाकिफ़ तो नहीं हूँ कि क्या इंसिडेंट हुआ है। अलबत्ता एक बात मैंने आपको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर कही, 15 साल का बच्चा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आता है। नहीं, इसमें ये तो नहीं देखा जाता है कि रसूखदार है कोई या किसी का रसूख नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन जो रसूखदार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनेगी। चाहे मैंने कहा ना, जुवेनाइल जुवेनाइल चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रसूख वाला हो, चाहे वो बगैर रसूख वाला हो, वो जुवेनाइल होता है। कानून कहता है कि उसकी आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर आपने नहीं करनी है। चाहे आप, मैंने आपको पहले ही कहा ना, चाहे आप मीडिया कर्मी हो या कुछ भी हो, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आपको लॉ पढ़ना चाहिए। लॉ के बगैर आप जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उसको पढ़े बगैर रिपोर्टिंग करोगे और जो लॉ जो है प्रोहिबिट कर रहा है, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रहा है, तो आप तो फिर उसके उस आपके खिलाफ तो एक्शन बनता ही है, चाहे वो कोई भी मीडिया कर्मी हो। और उस आम शख्स से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई एक जर्नलिस्ट पे या किसी जानकार पे होनी चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज होती भी है और होनी भी चाहिए। देखो सर, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो जानकार हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी ओहदे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जोनल प्रेसिडेंट पीर पंजाल DPAP एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। जाहिद साहब, अगर हम बात करें, कल आपकी पार्टी का फाउंडेशन डे था जो कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है आपके कार्यकर्ताओं ने, सीनियर नेताओं ने जो है मनाया। कैसे देखते हैं इस एक साल के अंदर, अगर हम बात करें, DPAP का क्या वजूद रहा, लोगों में क्या परफॉर्मेंस रही? ये जो हमारा फाउंडेशन फर्स्ट एनिवर्सरी थी, कल सेकंड फाउंडेशन डे था हमारा। 26 को हमारी पार्टी जो थी वो बरसरे क़याम आई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, पार्टी हाई कमांड ने डिसाइड किया कि भाई इसको हमने, क्योंकि जो डिमांड थी हमारी पूरी ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से, वो ये थी कि एक दिन नहीं बल्कि इसको पूरा एक हफ़्ता जो है इस फाउंडेशन डे को जो है एनिवर्सरी को मनाया जाए। तो उसमें हमने पूरा एक हफ़्ता फिक्स किया जो 26 से कल से शुरू हुआ है और ये 1 अक्टूबर तक जाएगा। ये पूरा एक हफ़्ता जो है ये पार्टी की जो जितनी भी हमारी इस वक्त तक जो हमने काम किया है आवाम के लिए और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं लोगों के सामने जो हमने लानी हैं, जिस तरीके से हम पार्टी का जो मेन मोटो था जिसकी वजह से ये पार्टी तश्कील में आई। डैंग साहब, बड़ी एक जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है 5 अगस्त 2019 के बाद, जिसको आप जानते हो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से पूरा एक इलीगल अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल जो है, जो फ़ैसला हुआ और उसके बाद जो इस रियासत को तोड़ने फोड़ने का सिलसिला हुआ, उसके बाद इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, इस दर्जे को जो है डिग्रेड किया गया, यूटी में तब्दील किया गया। और उसके बाद के हालात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बिन बिन मसाइल एक अजीब से हालात बन गए हैं। आज हमारी इकनॉमिक जो अगर आप देखें सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी हुई है। जम्मू कश्मीर का जो जोग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो ये तीनों तरफ से जो है बॉर्डर्स के साथ घिरा हुआ है और एक हिस्सा जो है हमारा अपनी कंट्री के साथ मिलता है, बाकी तीनों तरफ से एक हिल लॉक्ड बॉर्डर के साथ लॉक्ड एरिया है। तो यहाँ पे ये मसाइल आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने मसाइल यहाँ पे चले आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी उस वक़्त भी लोग अपने इस सिलसिले में जो है चलो किसी न किसी तरीके से अपना गुज़र बसर और अपने सिस्टम को चला रहे थे। मगर 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात थे वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है जिस तरीके से डाउनग्रेड किया गया और जिस तरीके से तहस नहस की गई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी
एम्प्लॉयमेंट है और ख़ासकर एजुकेटेड यूथ जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी रेशो का एकदम बढ़ जाना। 2015 में लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए, 2018 में आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, उसके बाद गवर्नर रूल लागू हो गया यहाँ पे। उन सब हालात से आप वाकिफ़ हैं कि किन हालात में वो गवर्नर रूल लागू हुआ। उसके बाद 2019 में आपने 5 अगस्त को देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सबको जो है एक किस्म का बंद करके तो ये फ़ैसले यहाँ पे सादर किए गए। और उसके बाद जो हालात हैं दिन ब दिन जो हैं बिगड़ते ही गए। और यहाँ पे जो हमारे जो एजुकेटेड यूथ है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इस हद तक बढ़ गई है कि आज की डेट में अगर आप उसकी रेशो को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप देखो तो 46%, 46.3% के करीब वो पहुंच गई है और हिंदुस्तान में शायद ही हाईएस्ट रेट है या दूसरे नंबर पे हो गई अनएम्प्लॉयमेंट का एजुकेटेड। इसके अलावा अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की ओवरऑल बात करो तो इस वक्त हमारी स्टेट जो है नंबर 1 पे है शायद 26 पॉइंट। इससे भी, ये तो पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस साल तो इससे भी बढ़ चुका हुआ है। तो जितना भी हमारा आज देखो आपके 4th क्लास की अगर कोई गलती से कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाती है तो उसमें आपको मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो अप्लाई करते हुए मिलेंगे। ये हालात हो गए हैं। आप जानते ही हो कि हमारी स्टेट के अंदर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है और ना ही कोई कॉरपोरेट सेक्टर है यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा एजुकेटेड यूथ को ऑब्जर्व करे। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अगर एजुकेटेड यूथ की जम्मू कश्मीर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही है, मतलब गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट से आप वाकिफ़ हो कि पिछले इतने अरसे से एक बहतान सा है, कोई भी मतलब कि एक पूरा बहरान सा खड़ा हो गया हुआ है। कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? इससे सरकार बाखूबी वाकिफ़ है। जो वादे उन्होंने 5 अगस्त 2019 की फ़ैसले के बाद किए थे, उस वादे का अलफ़ भी जो है उन्होंने अभी तक अलफ़ तक भी नहीं पहुंच सके। इतनी बुरी हालत है हमारी स्टेट की। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से जो एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस हुए, जो टैक्सेस का हम पे एक मार पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का जो है बढ़ना, मतलब गरीब आदमी के लिए इलेक्ट्रिक टैरिफ का बढ़ना, और जबकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बद से बदहाल हो चुकी हुई है। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को चेक करें तो लाखों हज़ार करोड़ रुपए का जो है इस वक्त हमारी स्टेट को नुकसान हो चुका हुआ है। दूसरी बात देखो कि जिस तरीके से यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। टूरिज़्म के में आप चले जाओ, टूरिज़्म के रिसोर्सेज को आउटसोर्स किया गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो जियोलॉजी माइनिंग के 90% जियोलॉजी माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं वो आउटसोर्स हैं। हमारे स्टेट के लोगों के पास नहीं है, स्टेट से बाहर है। आज ईंट तक जो है, सिंपल ईंट भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अपने यहाँ से नहीं बल्कि बाहर से आ रही है। जो यहाँ पे जितना भी काम है वो अपने यहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पे पहुंचा दिया हुआ और एम्प्लॉयमेंट जो है वो आउटसोर्स कर दी गई है। सबसे बाहर की एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे ट्रॉला चलेगा, टिप्पर चलेगा, या ईंट के लिए कोई चीज़ आएगी, या रेत बजरी, सब मशीनरी विद मैन, विद छोटे छोटे जो ट्रॉलीज टिपर्स हैं वो भी जो हैं वो आउटसोर्स्ड हैं, बाहर के लोगों का यहाँ पे है। तो यहाँ के हमारे लोगों को, मतलब कि आप मुझे बताओ कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन जो है तो वीकन होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसने इस हालात को, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हालात हैं उनको बद से बदतर बना दिया गया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि अभी आपका लिथियम जो रिसोर्स जो रियासी में भी है, इसको भी जो है ऑक्शन किया जा रहा है और वो भी जो है बाहर, यहाँ का जम्मू कश्मीर का नहीं है। आप मुझे बताएं कि हर चीज़ जम्मू कश्मीर की जो है वो बाहर की तरफ ही जा रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जितना भी रोज़गार है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीनें जो हैं जम्मू कश्मीर एक बड़ा यहाँ पे हिली एरिया ज़्यादा है, तो उपजाऊ ज़मीन जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है बहुत कम है अगर मालकानी बात करें आप तो जो राइट्स हमें रोशनी के तहत गरीब लोगों को एग्रीकल्चर में मिले थे, या माल मवेशियों लाइफ स्टॉक के लिए जो हमें राइट्स मिले थे, और उन राइट्स के तहत कई लोगों ने अपने वो राइट्स लिए, मालकाना हकूक़ उसमें लिए रोशनी के अंदर। और उसमें उन लोगों ने अपने के जो अर्बन एरियाज़ में थे छोटी छोटी अपनी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स भी खोली। किसी ने अपना मकान बनाया, किसी ने कोई छोटी मोटी अपना स्मॉल स्केल बिज़नेस खोला।
तो वो सब लोगों को ऑल ऑफ सडन एक ऐसा कानून जो है वो सामने आता है कि जी आपका वो एक्ट ही ख़त्म हो गया और उनके जितने भी राइट्स थे वो ख़त्म हो गए और उसकी एविक्शन भी स्टार्ट हो गई। इसको स्कैम कहा गया। उसको एक स्कैम का, हाँ, हो सकता है, स्कैम से हम गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन लाखों लोगों के पेट पे लात मारने के लिए 100 लोगों का बहाना बनाकर लाखों लोगों के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए और ना ही मारी जा सकती है। कोई भी वेलफेयर स्टेट ऐसा काम नहीं करेगी ये, लेकिन यहाँ पे वो वेलफेयर नहीं अनवेलफेयर का काम हुआ। उन 100 लोगों को आइडेंटिफाई करने के बजाय आपने लाखों लोगों का रोज़गार, ज़मीन, उनका मकान, छत, उनका कारोबार, उनका जो लाइवलीहुड का ज़रिया था वो आपने ख़त्म कर दिया। आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कही, वो भी कहीं भी ज़मीन पे अमली तौर पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो बेचारे माल मवेशी चराते थे, कितने लैंडलेस लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आज भी अगर ये डाटा निकाला जाए लैंडलेस लोगों का, तो आपको आप हैरान रह जाएंगे कि जितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो लैंडलेस लोगों से है। ये चीज़ें की गई। उसके बाद आप मुझे बताएं कि बच्चों के लिए ऑल ऑफ सडन आपने सीयूईटी की बात कर दी कि भाई आपने सीयूईटी के ज़रिए एग्ज़ाम देना है और फिर आपको जो है कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। ये सब चीज़ें जो थी ये हमारे इस सिस्टम के टोटली ख़िलाफ़ थी। इन सब चीज़ों को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो 2-3 चीज़ों को लेकर सामने आई। जैसे लैंड एविक्शन को हमने पूरी इस जम्मू कश्मीर के अंदर तहसील लेवल तक हमने प्रोटेस्ट किए और हमारी पार्टी कामयाब हुई उस एविक्शन को रोकने में। उसके बाद सीयूईटी का मसला ले लीजिए। सीयूईटी के मसले में हमारी पार्टी ने ग्रास रूट लेवल तक इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी मिली और सीयूईटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और आज बच्चे जो हैं वो अपने फॉर्म्स भर रहे हैं एडमिशन्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जब आप देखोगे कि जो आपका ये कंज्यूमर जो फूड डिपार्टमेंट है, इसमें जिस तरीके से इन लोगों ने जो राशन की कटौती करना शुरू कर दी, उस कटौती के लिए भी जो है वो हमारी पार्टी ने जो आवाज़ उठाई और ग्रास रूट लेवल तक हमारी पार्टी गई और इसको एक थोड़ा ज़्यादा नहीं उसका हमें फ़ायदा मिला, लेकिन हम कुछ हद तक, थोड़ी हद तक हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट मिला। उसके लिए भी हमारी पार्टी ने जदोजहद की। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा स्टैंड ये रहा है शुरू से ही कि हम ये कहते हैं कि हमारी स्टेटहुड जो है वो हमें वापस दी जाए। स्टेटहुड जो है हमारी रिस्टोर जल्द अज़ जल्द की जाए और बिफोर इलेक्शंस किया जाए। दूसरी बात हम जो कहते हैं कि हमारे लैंड जो है इसके इख्तियारात जो हैं, ये राइट्स हैं, ये हमें वापस दिए जाए, ये हमारे पास ही रहने चाहिए। और तीसरा कि ये जॉब जो है ये यहाँ के नेटिव्स को मिलनी चाहिए, ना कि आप इसको आउटसोर्स करो। इवन कि आज कई जगह पे देखोगे आपके क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग्स की आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग, ये जो आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया है, इससे आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है ये बढ़ती जा रही है। अपने प्राइवेट कंपनीज़ को ये आउटसोर्स काम कर रहे हो, तो इससे आप बेहतर है कि आप डायरेक्ट अगर एम्प्लॉयमेंट करोगे तो हमें कितना, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और बद से बदतर हो चुके हुए हैं। इन सब को लेकर जो पॉलिटिकल बहरान यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद बना, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो अपने चार दीवारियों के अंदर अपने घरों में छुप गई। तो उस वक़्त जो एक खला थी, तो उस वक़्त हमें एक फ़रिश्ता मिला, हमारे लिए एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ गुलाम नबी आज़ाद साहब की शक्ल में। उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, इन लोगों के लिए एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी इनके दिल इनको दिखाई कि भाई इस तरफ हमने जाना है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज़ाद साहब की जितनी भी पॉलिसीज़ थी और जिस तरीके से उनको हमें काम करने का मौका उनके साथ मिला, तो हमें ग्रास रूट लेवल तक जाने का मौका मिला और ग्रास रूट लेवल के लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का मौका मिला। और अल्लाह का फज़ल व करम ये रहा कि हमें अपने उन मरहल जितने भी हमने ये प्रोटेस्ट की शक्ल में किए या इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम दिल्ली तक गए या ग्रास रूट लेवल तक हमने जो प्रोटेस्ट किए, तो वो आवाज़ें हमारी सुनी गई। और हम ये स्पेसिफ़िकली हम ये कहते हैं कि भाई जो लोगों के जो हालात हैं, जिस तरीके से आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, ये
इनको दुरुस्त करना चाहते हो, वो तरीका ही नहीं है आपने अपनाया जम्मू कश्मीर के लिए। एक सोतीला सलूक जो है, ऐसे लगता है जैसे आप कुछ जन्म-जन्म की दुश्मनी जो है इन लोगों के साथ निभा रहे हो और इनसे कोई बदला ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के अंदर 2015 से लेकर आज 2024 आने वाला है, तो अभी तक हमारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इवन कि जो यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस थे, वो भी डेफर आप करने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक ही एक ज़रिया डेमोक्रेटिक सेटअप का बचा था, जो लोगों की आवाज़ आगे ऐवान तक पहुंचाने की बात थी, वो भी आपने जो है वो रोक रहे हो। ये जो तरीके हैं, ये ऑटोक्रेसी की तरफ ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, आप उससे हमें डिनाई कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हमारी पार्टी जो है वो सरापा अपने मकसद के लिए आगे निकल रही है और लोगों की इस आवाज़ को इंशाल्लाह हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आज़ाद साहब का एक स्पेसिफिकल स्टैंड रहा 370 और 35A को लेकर। जब शुरू में आज़ाद साहब ने कहा, उनने कहा कि हमारे पास दो ही जगह हैं जहां से हमें 370 और 35A वापस मिल सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में तो आपके सामने जो है समाअत हो चुकी हुई है, फैसले के लिए है। वहाँ से क्या हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथ नाजायज़ किया हुआ है, ये हमारे हकूक़ हमें वापस मिलेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर आप जानते ही हो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कोई भी हमारा हामी नहीं बैठा हुआ है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी हामी बैठी हुआ है। इवन इंडिया अलायंस जो नया बना है, उसने भी 370 और 35A के गरज से कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, बल्कि वो ये कहते हैं दिस इज़ पास्ट डन और वो ख़त्म हो गया हुआ है। उनका भी स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में एंटर हुई, तो उस वक्त ये हालात चल रहे थे, तो आपने देखा कि उस वक्त भी राहुल गांधी की कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लखनपुर से लेकर कश्मीर तक 35 और 370A के बिल्कुल टोटली जो है उसने ना हमारे इसको कुछ सपोर्ट करने की बात ही नहीं की। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप ये मत कहो कि चाँद को हम तोड़ के लाएंगे। जो नामुमकिन बात है वो मत करो, वो बात करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल बात है। आज़ाद साहब हमेशा वही बात करता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल बात है, जो उनका एजेंडा है वो क्लियर है, बिल्कुल साफ शफाफ है। कोई उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पार्टी है, इसमें जो भी पॉलिसी है वो वाज़ेह पॉलिसी है। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये वाज़ेह है। जैसे साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का हर कोई नेता ये कहता है कि आज़ाद साहब के 2.5 साल देखिए, और आज़ाद साहब को अगर मौका मिलता है एज अ चीफ मिनिस्टर, वो ही एक वाहिद शख्स हैं जो इस जम्मू कश्मीर की हालात, दिशा और दशा को जो है बदल सकते हैं। अभी इलेक्शंस तो हो नहीं रहे हैं, अफवाहें कुछ इस तरह की हैं कि नेक्स्ट जो एलजी साहब हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। तो क्या अब चीफ मिनिस्टर ना हो करके एलजी के रूप में आ करके जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बदलने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब आगे आएंगे? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज़ाद साहब ने एक बात हमें सिखाई कि आप हमेशा अच्छे काम की सराहना करो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से क्यों ना हो। जो अच्छा काम है उसको आप एप्रिशिएट करो और इनकरेज करो अगले को। जो आज़ाद साहब की पॉलिसी है, इससे हम सब लोग वाज़ेह हैं। पूरा हिंदुस्तान इससे वाज़ेह है, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग इससे वाज़ेह हैं। 2.5 साल में आज़ाद साहब ने एक रियासत के अंदर एक नई रियासत पैदा की है। जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इवन कि आप देखेंगे कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स की जो है वो जजमेंट्स हैं इस पे कि आप डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते आइडेंटिटी, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो एक्यूज्ड हो, दोनों केसेस में। एक केस में पढ़ रहा था, तो उसमें एक रेलवेज में एक कोई ऐसा क्राइम हुआ, तो एक एम्प्लॉय था वहाँ का, तो उसको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, इस बिना पे कि उसने उस जुवेनाइल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। तो कोर्ट ने कहा, उसको रीइंस्टेट किया कोर्ट ने और कहा कि नो, ही कैन नॉट डिस्क्लोज। जो इसने किया है, जो इसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, इसने बिल्कुल सही किया। जो आपने इसको नौकरी से निकाला, ये गलत है। तो इसमें तो लॉ क्लियर है। इसमें तो मैं आपको कहता हूं कि आप एज ए मीडिया पर्सन, आपको भी अथॉरिटी नहीं है। यू कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ ए जुवेनाइल, चाहे कितना भी हीनियस किस किस्म का भी ऑफेंस क्यों ना हो, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप डिस्क्लोज करोगे, एज ए मीडिया पर्सन अगर आप डिस्क्लोज करोगे, तो आप उस एक्ट के दायरे के अंदर आ जाओगे, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा
और एक्शन अगर आप करोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को एक मीडिया कर्मी को एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या कानून है हमारे देश की, बिल्कुल। और कानून को पढ़ के उसको कोई भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कानून के दायरे से बाहर निकल के अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो वो तो आपको उस पर तो आपको एक्शन और उसके जो है वो आपको तो फेस करना पड़ेगा उसकी ट्यून्स को। सो भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बठिंडी में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति लगभग 55 साल के हैं, उनको एक्सीडेंट के दौरान जो है अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जिस गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हुई है, जिस गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चलाने वाला एक 15 साल का बच्चा है। और उसकी आइडेंटिटी जो है हमारे एक बड़े फाजिल दोस्त हैं, डोगरा जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा जो है उनका नाम, उनके फादर साहब का नाम, वो किस रैंक पे हैं, सारा उसमें डिस्क्लोज़ किया गया है। क्या आपको लगता है कि जुनैल जो जस्टिस बोर्ड है, क्या वो इस पे संज्ञान लेगा? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पे संज्ञान लेगी? क्या संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम बाकी मामलात की बात करेंगे तो हमारी एजेंसीज़, पुलिस काफ़ी सक्रिय रहती है। तो क्या इस मामले में भी कुछ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए डेंग साहब, मैं इस इंसिडेंट से वाकिफ़ तो नहीं हूँ कि क्या इंसिडेंट हुआ है। अलबत्ता एक बात मैंने आपको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर कही, 15 साल का बच्चा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आता है। नहीं, इसमें ये तो नहीं देखा जाता है कि रसूखदार है कोई या किसी का रसूख नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन जो रसूखदार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनेगी। चाहे मैंने कहा ना, जुवेनाइल जुवेनाइल चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रसूख वाला हो, चाहे वो बगैर रसूख वाला हो, वो जुवेनाइल होता है। कानून कहता है कि उसकी आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर आपने नहीं करनी है। चाहे आप, मैंने आपको पहले कहा ना, चाहे आप मीडिया कर्मी हो या कुछ भी हो, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आपको लॉ पढ़ना चाहिए। लॉ के बगैर आप जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उसको पढ़े बगैर रिपोर्टिंग करोगे और जो लॉ जो है प्रोहिबिट कर रहा है, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रहा है, तो आप तो फिर उसके उस आपको खिलाफ तो एक्शन बनता ही है, चाहे वो कोई भी मीडिया कर्मी हो। और उस आम शख्स से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई एक जर्नलिस्ट पे या किसी जानकार पे होनी चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज होती भी है और होनी भी चाहिए। देखो सर, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो जानकार हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, जो चीज़ प्रोहिबिट है वो प्रोहिबिट है। और अगर कोई आदमी कानून के खिलाफ बात करता है और कानून के दायरे से निकल के बात करता है तो एक्शन तो उसके खिलाफ बनता है। और ये एक्शन तो एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए, ताकि ऐसी बात, जो एक्ट बनाने का मकसद क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाने का मकसद क्या है? जब आप एक 15-18 साल के नीचे के बच्चे को आम कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते, उसके लिए अदालतें नहीं बनाई, इतना खर्चा किया, एक पूरा सेटअप बनाया, तो बनाया किस लिए? इसीलिए बनाया ना कि भाई ये सारी चीज़ें जो है प्रोटेक्ट की जाए और उसको रिफॉर्म किया जाए। अगर किसी बच्चे से कोई गलती सरजद होती है, किसी किस्म का भी क्राइम सरजद होता है, तो उसके वो जो है उसको रिफॉर्म किया जाए। तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करोगे तो आप कानून से बाहर जा रहे हो ना सर, आपके खिलाफ तो एक्शन बनता है। तो क्या इसमें कॉग्निजेंस बनता है? कॉग्निजेंस लेगी एजेंसी? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई भी आइडेंटिटी किसी भी शख्स ने, किसी भी रिपोर्टर ने, या किसी भी आम आदमी ने, या किसी भी पुलिस ऑफिसर ने, या किसी ने भी डिस्क्लोज़ की है, या किसी डॉक्टर ने डिस्क्लोज़ की है कि भाई ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, इसका ये फलाना है, इसका ये फलाना है, उसकी डिटेल्स अगर शेयर की हैं या डिस्क्लोज़ की हैं, तो उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है। ये तो एक्ट के अंदर प्रोवाइड है जी, ये तो एक्ट के अंदर प्रोवाइड है। जैसे अब फिर से हम पार्टी की ओर आ जाते हैं, और जिस तरह से इलेक्शंस जो तैयारियां कर रहे थे लोग, आम जनता में भी एक खुशी की लहर थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तैयारियां कर रही थी, डीपीएपी भी तैयार थी लगभग, लेकिन अब इसको डेफर कर दिया गया है। तो क्या रद्द-ए-अमल रहेगा डीपीएपी का, और क्या कुछ मांगे रहेंगी, डिमांड्स रहेंगी, और क्या लगता है आपको हालात, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कहा जाता है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए, तो क्या हालात ठीक हैं या नहीं हैं? पूरा मामला क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि लास्ट असेंबली इलेक्शन हमारा 2015 में हुआ, उसके बाद हमारे लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शंस हुए। इस वक्त हमारे पास अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई सिस्टम है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लोकल बॉडीज़ और पंचायत ही है। यही सिस्टम हमारे पास पड़ा हो। तो अगर इस वक्त ये टाइम ड्यू है, एक नोटिफिकेशन निकली है, वोटर लिस्ट निकली है, सब कुछ उसकी चेकिंग, सब एवरीथिंग इज रेडी,
अगर सरकार ने ये सब चीज़ें निकाली हैं या इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये सारी चीज़ें तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब हालात साजगार होने के बाद ही ये सब किए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो चुकी हुई हैं, देखिए आप दो चीज़ें सेम टाइम में ही कह सकते हो। डेमोक्रेसी को कर्ब करने के लिए आप दो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने से हालात दुरुस्त हो सकते हैं, बिगड़ नहीं सकते हैं, और डेमोक्रेसी ख़त्म करने से हालात बिगड़ सकते हैं, दुरुस्त नहीं हो सकते। सो इस वक़्त जो इलेक्शन डेफ़र करने का कोई भी ऐसा बहाना है ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पे कश्मीर जैसे के अंदर हमारा यहाँ समिट होता है, यहाँ पे वो पेजेंट होता है, ब्यूटी पेजेंट भी होता है, इतने बड़े-बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग नॉर्मल चल रही है, फ्लैग होस्टिंग हो रही है, हम अब हर किस्म के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो जब इन सब चीज़ों के लिए हालात साज़गार हैं, तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए हालात नासाज़गार होना ये कोई अजीब-सा एक है। इसका इसका मैं तो यही कहूँगा कि जल्द अज़ जल्द ये इलेक्शंस जो है यूएलबीज़ के होने चाहिए, जल्द अज़ जल्द हमारी स्टेटहुड हमें वापस मिलनी चाहिए, और जल्द अज़ जल्द पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि रियासत के ये जो हमारी यूटी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कोई ना कोई सुने, ताकि आज हमारी आवाज़ सुनने के लिए कौन है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आम आदमी अपनी आवाज़ सुना सकता है ही नहीं कोई भी। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर को एक बंदे ने कहा था, जी आप हमारे इस इलाके के नहीं हो, आप हमारे इलाके से वाकिफ़ नहीं हो, तो लिहाजा आप हमारे इलाके की मुश्किलात नहीं जानते। उसके ऊपर उस डीएम ने एफआईआर रजिस्टर करा दी थी, बिकॉज ही वाज नॉट लोकल, आउटसाइडर है। आज आप स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखो ना, हायर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, पुलिस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, जहाँ पे भी देखो, आपका लोकल कहाँ पे है? लोकल ऑफिसर्स क्या हमारे पास नहीं है यहाँ पे? क्या उनको प्राइम पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए? जो भी प्राइम पोजीशंस हैं, जो कि पब्लिक की सुनने की आवाज़ है, वो आप किस तक पहुँचाओगे? आप डैंग साहब, आप यहाँ के रहने वाले हो, आप इसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, यहाँ के सोशल बॉन्डिंग्स, यहाँ की हर प्रॉब्लम परेशानियों को समझते हो, तो आप एज ए ऑफिसर इसको बेटरली ट्रीट कर सकते हो। एक आदमी जो दिल्ली से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से आएगा, वो यहाँ के हालात को क्या समझेगा? जब तक वो समझता, उसका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। सो वो हमारे हालात को अपनी स्टेट के हालात जैसे देखकर तो इसको ट्रीट करेगा। वो ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट है, और ये हालात जो हैं, ये हमारे हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हम इस वक़्त हमारी मतलब हमें 2 वक़्त की रोटी भी जो है, इस वक़्त इतने घर ऐसे हैं जहाँ पे 2 वक़्त की रोटी भी मिलना मैसर नहीं हो रही है। कई लोग तो भूखे सो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बुरा हाल है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का कोई भी बहाना जो है, मुझे लगता नहीं कि अब इनके पास बचा हुआ है। डेमोक्रेसी को जल्द अज़ जल्द रिस्टोर करना चाहिए जम्मू कश्मीर के। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब, जोनल प्रेसिडेंट पीर पंजाल DPAP। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।